हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपकी क्लास में। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्लास बच्चे 2-4 मिनट लेट, एक्चुअली 5 मिनट टू बी प्रिसाइज लेट हो गई है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई होप मैं आप सब लोगों को दिख रही होंगी और आप सब लोग हमारी आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे एक नोट ऑफ कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोग हमारी आज की क्लास के लिए रेडी हैं। हम लोग हमारी आज की क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे। ये मेरी टी शर्ट के ऊपर पता नहीं दुनिया भर का बाल कहां से आ गए हैं। हाउ मच ऑफ अ डॉग लवर एम आई। इतना काहे कुत्तों से प्यार करें करें करें, अच्छी चीज है बट हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। रेडी है आप सब लोग? कैसी गई आप सब बच्चों की दिवाली? नहीं, मेरे नहीं है भाई, मेरे बाल लंबे हैं। ब्लैक कलर, वाओ 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 वाओ। अब पढ़ लो। एक्चुअली आई वॉज वियरिंग अ जैकेट बिफोर दिस। मैंने जैकेट पहनी हुई थी एंड द प्रूफ ऑफ द जैकेट इज हेयर। तो ये रही मेरी जैकेट। आई वॉज वियरिंग दिस जैकेट प्रीवियसली। अब मैंने आई जस्ट रिमूव द जैकेट एंड देन आई रियलाइज कि यार ज्यादा डॉग लविंग हो गई। कैसा गया आप लोगों का दिवाली दिवाली ब्रेक? दिवाली वेट नहीं, दिवाली ब्रेक। कैसा गया आप लोगों का दिवाली ब्रेक भाई? डिड यू गाइज एंजॉय? चलो बढ़िया। नमस्ते जी, नमस्ते। अब आप लोगों के प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स बच्चे बहुत ज्यादा करीब हैं। ये बिल्कुल वो साइड व्यू वाले मिरर का हो गया, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर वाली बात हो गई है बच्चे। तो आप लोगों के प्री बोर्ड्स और बच्चे आप लोगों के बोर्ड्स बहुत ज्यादा ही नजदीक है। तो अब टाइम आ गया है अपने आप को बकल अप करने का। बच्चे आप लोगों के लिए जो लेक्चर्स हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 लेक्चर्स अ वीक होने वाले हैं। 2 लेक्चर्स अ वीक बच्चे आप लोगों के लिए डलेंगे, राइट? आप लोगों को पता है, जिसमें एक थर्सडे होने वाला है और एक सैटरडे होने वाला है। अब इस वाले सैटरडे भी बच्चे आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, ऑब्वियसली होगा ही। तो हम लोगों ने आज क्या करना है बच्चे? आज बच्चे हम लोगों ने करना है द इंटरव्यू नाम का एक टॉपिक, ठीक है? द इंटरव्यू नाम का चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये चैप्टर दिया गया है। ये हमें बच्चे आज की क्लास में करना है। तो आई होप आप सब बच्चे हमारी आज की क्लास के लिए रेडी हैं। और बच्चे आप लोगों के दूसरी बात, मेरे को ना मैंने नोट्स भेज दिए हैं आप लोगों के जितने भी हैं। एक बार मुझे बस कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों की साइड से कि क्या आप लोगों को नोट्स मिलने अभी तक शुरू हुए हैं या अभी भी नहीं हुए हैं। नोट्स मैंने नोट्स अपने क्यूरेट करवा लिए हैं आप सब बच्चों के लिए। मुझे ये बताइए कि क्या नोट्स आप लोगों को मिलने शुरू हुए हैं? हाँ बेटा, मोहक मोहक ही नाम है ना? हाँ बेटा, सीयूईटी पेपर में जो आएगा वो आगे पेपर के बाद आएगा ना, पर पेपर से पहले सीयूईटी तक एलिजिबल होने के लिए कम से कम ये तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना? तो ये करेंगे, नहीं मिले ओके ओके। ये बच्चे मैं अपलोड करवा रही हूँ आज रात को, अपलोडिंग टुडे और टुमारो। जितने भी नोट्स हैं पेंडिंग वो आज कल में सारे का सारा डल जाएंगे, ठीक है? डीपीपी के साथ प्रॉबेबली, उम्मीद यही है मेरी डीपीपी भी बन जाएगी आज। डीपीपी के साथ साथ कर देंगे बच्चे सारा। महक, अच्छा महक है, वो मैंने मोहक पढ़ लिया, वेरी सॉरी। ठीक है, चलिए। तो द इंटरव्यू बच्चे हम लोगों ने आज की क्लास में स्टार्ट करना है। अब द इंटरव्यू बच्चे हमारे पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके होने वाला है, ठीक है? हाँ बेटा, जिन जिन का नहीं मिला वो सारा आप लोगों को मैं पहचानने की कोशिश आज मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो बच्चे द इंटरव्यू, अब आप कोई मुझे बता सकता है कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है और इंटरव्यू होता कैसे है या क्या है? व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय इंटरव्यू?
हाँ बेटा सुहानी प्रेजेंट करवा देंगे, चिंता मत करो। बेटा फलक, आप लोगों का सिलेबस दिसंबर एंड तक मेरी कोशिश है खत्म हो जाएगा। वैसे दिसंबर एंड से ऊपर नहीं जाएगा, चांसेस ये रहेंगे कि मैं दिसंबर मिड में ही खत्म कर दूं। कोई नहीं बेटा अखिलेश, थैंक यू। अब ऐसा ही है मेरे साथ, तो मैं हेल्प नहीं कर सकती, जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। यस, बेसिकली इंटरव्यू अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इंटरव्यू बच्चे इन्वेस्टिगेशन भी होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन पास ऑन करना भी होता है, पर्सनल इन्फो को जानना भी होता है, ठीक है। कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, कभी कभी जान के लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है ताकि उनके सीक्रेट्स को आप निकलवा सको, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे शोज देखे होंगे जहां पर आपने देखा होगा कि एक होस्ट बैठा है और सामने लोग बैठे हैं और उनसे जान के वही सवाल किए जाते हैं, जान के उनसे वही सारी चीजें पूछी जाती हैं जो पता है कि थोड़ी स्कैंडलस है, जो आपको पता है कि थोड़ी सी गलत है, जो आपको पता है कि सामने वाले को पिन पॉइंट करेंगे। तो एग्जैक्टली बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाती है ये। इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। यस बेटा पंखुड़ी, बिल्कुल। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जो बात कर रहे हो वो आप जेन्युइनली गुड इंटेंशन से कर रहे हो, या देयर आर चांसेस कि जो बात आप सामने वाले से निकलवाना चाह रहे हो, जो बात आप सामने वाले से जानना चाह रहे हो, देयर आर चांसेस कि आप वो बातें उनसे उनके बीच में लड़ाई करवाने के लिए, नेगेटिव साइड को दिखाने के लिए निकलवा रहे हो। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मान लीजिए हो रही है, ठीक है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जान के वहां पर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनसे आप हर्ट हो जाएंगे, जिनसे आपको ये लगेगा कि ये जो चीजें हमसे पूछी जा रही हैं ये बहुत गलत है, लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर हमें उस चीज का जवाब देना जरूरी है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वहां पर उस पर भी हमारे ऊपर सवाल उठेंगे कि इसने ये सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई बताएगा कि प्लेसिंग एन ऑर्डर, हाँ बेटा आ रहा है, मैंने करवा दिए थे सारे लेटर्स, उसी में इंक्लूडेड है ये वाला, ठीक है। तो इंटरव्यू बेसिकली क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमारा जो पार्ट 1 है ना बच्चे, जो पार्ट 1 हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है, दोनों ही खत्म कर देंगे, वैसे आज हम क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस खत्म करेंगे। पार्ट 1 बच्चे जो हम लोगों ने हमारी आज की क्लास में करना है, उस पार्ट 1 में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसमें हम लोग देखने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरव्यूज। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंटरव्यू का क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर आप इंटरव्यू के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हो, अगर आप इंटरव्यू को क्रिटिसाइज करते हो, अगर उसकी गलतियां निकालते हो, तो वो कैसे होता है। चलो अब शुरू करते हैं बच्चे पार्ट 1 को। वो कहते हैं सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 इयर्स अगो। अब ये इंटरव्यू कब इन्वेंट हुआ, ये हुआ 130 साल पहले। द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। अब क्या हुआ है, इंटरव्यू लेना, एक दूसरे से बात करना, सामने वाले की बात को सुनना, उससे जवाब मांगना, फिर उसके जवाब के ऊपर वापस से एक सवाल करना, ये क्या है, ये अब ना एक जर्नलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। बेसिकली आप कह सकते हो कि मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. अब वो कहते हैं कि आज के समय में अगर कोई भी इंसान लिटरेट है, अगर आज के समय में कोई भी इंसान पढ़ा लिखा है, ठीक है, एजुकेटेड है, तो उसने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कोई इंटरव्यू या तो पढ़ा होगा या उसने कोई ना कोई इंटरव्यू देखा होगा। While on the other hand, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं several thousand celebrities की, तो इन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं। अब आजकल ना इंटरव्यू का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, एंड दैट न्यू ट्रेंड इज कॉल्ड अ पॉडकास्ट, है ना। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, पॉडकास्ट। नाउ दिस पॉडकास्ट कॉन्सेप्ट हैज बिकम सो फेमस कि ये आज के टाइम में इट इज द जेनजी वे ऑफ गेटिंग टू नो। हाँ बेटा सीबीएसई में नहीं है, आई हैव डन एज पर ऑल द पेपर्स दैट आर गोइंग टू बी देयर, ठीक है। इंटरव्यू और पोएट्स एंड पैनकेक्स बच्चा, दीज आर द मोस्ट बोरिंग चैप्टर्स, आई नो दिस, बट आई डू हैव टू कंप्लीट दिस, राइट।
तो इसीलिए मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, तो मैं पूरे ही कराऊंगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ना पीपल आर इंटरव्यूड। अब आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा, पॉडकास्ट में क्या है, पीपल आर सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वहां पर वो कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने ऐसा देखा, दिस इज माई व्यू, दिस इज माई पॉइंट। तो वी गेट टू नो वेरियस थिंग्स फ्रॉम ऑल दोज इंटरव्यूज दैट टेक प्लेस। तो वो कहते हैं कि जहां पर एक तरफ हम इंटरव्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वहां पर दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज जो है वो इंटरव्यूज देते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग रिपीटेडली देते हैं, हर थोड़े दिन में किसी ना किसी इंसान का रिपीटेड इंटरव्यू देखने को मिल रहा होता है। इंटरव्यूज बेटा होता क्या है, इंटरव्यूज बस एक पर्सनल, आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन का पास ऑन है। आपको कोई इंफॉर्मेशन अधूरी है, अब आप उस इंसान को मिलो, उससे सवाल पूछो और उस चीज के बारे में अपने व्यूज को क्लियर कर लो। So, it is hardly surprising that opinions of the interview, its functions, methods and merits vary considerably. तो वो कहते हैं कि बड़ा सरप्राइजिंग है इस बात को जानना कि जो इंटरव्यू है उसके फंक्शन, वो इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, वो इंटरव्यू कैसे लिया जा रहा है, और जो उसके बेनिफिट्स हैं ये सब डिफर करते हैं कंसिडरेबली। ये हर जगह पे अलग अलग है। इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, वो सामने वाले की इमेज को खराब करने के लिए लिया जा रहा है या फिर सामने वाले से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए लिया जा रहा है, वो देश हित के लिए लिया जा रहा है या देश के अगेंस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। हर इंटरव्यू का पर्पस अलग होता है। Some might make quite extravagant claim for it is being in the highest form a source of truth. अब वो कहते हैं कई लोग इंटरव्यूज को रिगार्ड करते हैं बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट फॉर्म में, यानी वो कहते हैं बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ही ओवर ड्रामेटिक वे में वो कहते हैं कि भैया इंटरव्यूज जो है ना वो तो सच्चाई का एक माध्यम है, ठीक है। वो कहते हैं वो हाईएस्ट फॉर्म इन द सोर्स ऑफ ट्रुथ है, ठीक है। वो कहते हैं सबसे बड़ा सोर्स ऑफ ट्रुथ है ये हमारे लिए। हमें जो पता लगेगा वो हमें इंटरव्यूज से पता लगेगा, वो हमें ऐसी चीजों से पता लगेगा। एंड इन इट्स प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट। और वो कहते हैं कि इंटरव्यू अपने आप में एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है और उसी के साथ साथ ये एक आर्ट है। ये आर्ट कैसे है बच्चे, क्योंकि किसी के मुंह से इंफॉर्मेशन निकलवाना, ठीक है, वो कहते हैं किसी के मुंह से इंफॉर्मेशन निकलवाना, किसी के दिल से वो इंफॉर्मेशन को निकालना, बातें घुमाकर, ये अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। हो सकता है सामने वाला उस चीज पे जवाब ना देना चाहता हो, लेकिन उससे उस चीज का जवाब निकलवाना ये अपने आप में एक आर्ट है। Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion in their lives. अब हमारे लिए हमें लगता है कि यार अगर हम किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं तो हमें उसके इंटरव्यू से उसकी लाइफ की सच्चाई के बारे में पता लगेगा, ठीक है। मैम व्हाई इंटरव्यूज आर द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ? बेटा क्योंकि जब आप इंटरव्यू लेते हो किसी सामने वाले इंसान का, सो दैट पर्सन देमसेल्व्स, ठीक है, द पर्सन देमसेल्फ इज आंसरिंग यू। वो सामने वाला इंसान तुम्हें खुद जवाब दे रहा है कि ऐसे, बेटा सुनती हूँ बेटा, पलक 2 मिनट देना, तो वो खुद तुम्हें बताता है कि मेरी जिंदगी में ये ऐसे हुआ। तो इट इज बिलीव्ड कि इंसान जब अपनी कहानी खुद सुना रहा होता है तो देयर आर रेयर चांसेस, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो झूठ बोल रहा हो। व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज के बारे में तो उन्हें इंटरव्यू देना पसंद नहीं है। टिपिकली दे डोंट लाइक पैप्स। आपने पेपराजीज का नाम सुना होगा ना, पेपराजीज का, नेटिजन्स का, ये बहुत ज्यादा फेमस टर्म है बॉलीवुड के। द नेटिजन्स एंड द पेपराजीज एंड द पैप्स, कि हमने पैप्स को बुलाया कि मैडम 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 एक फोटो, मैडम एक फोटो, मैडम एक फोटो। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरव्यू करने का तरीका है, ठीक है। दे कॉल दोज पीपल देमसेल्व्स। तो यहां पर हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो ये मानते हैं कि यार हमें ना इंटरव्यूज नहीं पसंद। वो मानते हैं कि हम तो इसके विक्टिम्स हैं, हम तो ना इंटरव्यू के शिकार बन गए हैं, ठीक है, हम तो इंटरव्यू के शिकार हैं। एंड दे डिस्पाइज द इंटरव्यू, और वो हेट करते हैं इंटरव्यू को, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैडम 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 कैसे हैं, मैडम कैसे हैं, मैडम मैडम मैडम। और वो अभी हमारे पीछे मेट गाला हुआ था, उसमें वो इतने सारे हॉलीवुड स्टार्स आए थे एंड यू नो, और यहाँ पर वो क्या ही कर रहे थे, वो जेंडिया आई थी, उनको झंडिया झंडिया बुला रहे थे, और टॉम क्रूज को पता नहीं कुछ भी, मतलब दे डिड एवरीथिंग दैट वाज नेगेटिव ऑन इंडियाज मीडिया पार्ट, ठीक है। अब उन्हें अलग अलग सवाल पूछना, पर्सनल क्वेश्चंस उनसे पूछना, तो लोगों को ना ये एक अनवारंटेड इंट्रूजन लगती है। अनवारंटेड का मतलब है बेसिकली अनवांटेड इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है किसी की भी कहानी में ना ऐसा मुंह मारना, किसी और की जिंदगी में फटे में टांग अड़ाना। मैम तो इंटरव्यू होते ही क्यों है, हम जाए ही क्यों, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट करते हैं। बेटा ये ना एक्चुअली बातों को ना टॉमी करके, भाई गॉड आई स्वेयर, इतना बुरा लग रहा था ना देखकर भी।
तो ये एक्चुअली ये पापाराजीज ना यही करते हैं, पैप्स जिन्हें कहा जाता है, इंटरव्यूअर्स यही करते हैं। इसमें जान के ना वही पॉइंट उठाएंगे जो तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए उठाया जाता है। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये लोग यही काम करते हैं। लोगों को जो कई जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो कहते हैं कि देखो हमें इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जहां पर हम जाते हैं प्लीज अपना ये कैमरा माइक उठाकर मत आया करो, हमारी भी अपनी पर्सनल जिंदगी है, वी डोंट वांट यू गाइज टू बी देयर into their lives. They feel that it somehow diminishes them. उनको ये लगता है कि यार 24 घंटे हमारे पीछे कोई इंसान पड़ा हुआ है, मैडम 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 कैसे हो मैडम, ये बता दो मैडम, हाउ आर यू। तो मतलब इट इज लाइक कि हमें डिमिनिश कर रहा है, ठीक है, हमारी वैल्यू को कम कर रहा है कि 24 घंटे हमारे पीछे कोई इंसान लगा हुआ है, हमसे सवाल पूछ रहा है, पर्सनल सवाल पूछ रहा है। अब कितनी बार ऐसा होता है किसी की डेथ हो जाती है, किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो जाती है, तो व्हाट दीज पेपराजीज डू इज कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहुंच जाते हैं, मैडम आपको कैसा लग रहा है। अब जिस इंसान ने किसी पर्सनल इंसान को खोया है, अपने करीबी इंसान को खोया है, उसके मुंह पे कैमरा देकर तुम बोल रहे हो मैडम कैसे हो मैडम, मैडम कैसा लग रहा है आपको, मैडम कैसा लग रहा है, अब आपकी जिंदगी इंसान के बिना कैसे जिएगी मैडम। What's the use of that? These are the things जो गलत है, ठीक है। And just in the primitive culture, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul. और पुराने अगर ख्यालात के हिसाब से अगर बात की जाए, अगर आप ओल्ड कल्चर्स के हिसाब से बात करो, तो कोई इंसान अगर किसी और की फोटो खींच रहा है, तो जो वो एक क्लिक होता है ना फोटो का, वो खिचक करके जो एक फोटो का क्लिक होता है, in that case you are taking the other person's soul. आप उस इंसान की आत्मा का कुछ हिस्सा छीन रहे हो, जो ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता, लेकिन ये कल्चर, ये एक बात मानी जाती है कि इतना ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। अब यहां पर बच्चे एक बात, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करते हैं वीएस नायपॉल के बारे में। वीएस नायपॉल का कहना है, फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। उन लोगों का कहना यह है कि कभी कभी कुछ इंटरव्यूज ना इंसान को इतने ज्यादा इंजर कर देते हैं, इमोशनली इंजर कर देते हैं, मेंटली इंजर कर देते हैं, कि उसके बाद ना इंसान उन सब चीजों से बाहर ही नहीं आ पाता। कई कई इंटरव्यूज इतने डेरोगेटरी, इतने डिमीनिंग, इतने गंदे होते हैं कि इंसान उन इंटरव्यू से बाहर नहीं आ पाता, उन चीजों को ना समझ नहीं पाता है, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। उनका कहना ये है। और उस इंटरव्यू के बाद ना इंसान को अपने ऊपर ही बुरा लगने लगता है, बिकॉज इंटरव्यू में बच्चे होता क्या है, इंटरव्यू में ना दे गोइंग टू आस्क यू रैंडम नेगेटिव क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, कि लोगों ने आपके बारे में ऐसा बोला, आपको कैसा लगता है। कि अब हर इंसान को ना तारीफ सुनने की आदत होती है, नेगेटिव किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता, और वहीं पे आपको आपके नेगेटिव पॉइंट सुनने को मिल जाए तो इमेजिन करो कि आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा उस चीज के ऊपर। दूसरे पर्सन है ल्यूइस कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन द वंडरलैंड, was said to have a just horror of the interviewer। और वो कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। वो कोई इंटरव्यू देने गए, बेसिकली वो कहते हैं इट was just the horror of the interviewer। जो सामने इंटरव्यू लेने वाला था, he was not a professional person, he was not a good one, and he never consented to be interviewed। और वो कहते हैं कि वो आ गया मेरे सामने अपना माइक और कैमरा लेकर, मैंने कभी भी उसे अलाउ नहीं किया था कि मेरा इंटरव्यू ले ले। वो आया और मेरे से सवाल आकर पूछने लगा। तो इसे आई गॉट रियली इरिटेटेड कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। It was his horror of being lionized, which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। ये लाइन थोड़ी सी ट्रिकी है समझने वाली, ध्यान से समझना। तो बेसिकली यहां पर हमारे जो दूसरे कैरेक्टर हैं जिनका नाम है ल्यूइस कैरल, ल्यूइस कैरल का सिंपल शब्दों में कहना यह था कि भैया देखो, मुझे इंटरव्यू देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया था इंटरव्यू देने के लिए, मैंने हाँ भी नहीं किया था मुझे इंटरव्यू देना है, लेकिन मुझे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि सर सर बताइए, सर बताइए। तो इट सेज आई डोंट वांट टू बी लायनाइज्ड। ठीक है, यहां पर बच्चे लायनाइज्ड होने का मतलब क्या है? लायनाइज्ड का मतलब हो गया टू कम इन लाइमलाइट। वो कहते हैं मुझे लाइमलाइट में नहीं आना। ठीक है, वो कहते हैं मैंने काम किया, मैंने किताब लिखी, वो किताब मैंने लिखी अपने घर का पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो मेरा काम है। ठीक है, आई डोंट वांट समबडी टू कम एंड इंटरव्यू मी कि सर आपने ये नॉवल लिखी, अब आप हमें इंटरव्यू दीजिए। इसे मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं इंटरव्यू? मेरी पानी की बोतल गायब हो गई, कोई नहीं मैं ये ले रही हूं। हाँ, तो बेसिकली ही सेज कि आई डोंट वांट टू कम इन लाइमलाइट, में नहीं आना चाहता।
एक सेकंड पानी पीने दो यार। He says भैया मुझे नहीं चाहिए लाइमलाइट, मुझे नहीं चाहिए उतना इंटरेस्ट, आई डोंट वांट to be in the limelight that much। मैं नहीं चाहता लोग मुझे उतना लाइमलाइट में लाएं, ठीक है। which made him thus repel, यानी go against, और इसी की वजह से उन्हें इंटरव्यूज पसंद आने बंद हो गए। आप ये मानो कि वो अपने एक्वेंटेंसेस यानी अपने नॉन लोगों के भी अगेंस्ट हो गए, ठीक है। UAN, उन्हें अपने नॉन लोग, अपने फ्रेंड्स कह सकते हो, ठीक है, उनके नॉन लोगों से भी वो दूर हो गए, बिकॉज ही वाज लाइक अगर वो उनके पास भी जाएंगे, इंटरव्यू बेसिकली क्या है, सामने वाला जब एक इंसान सवाल पूछता है, एक इंसान जवाब देता है, तो इसे थैंक यू बेटा, मैं पानी मेरी पानी की बोतल खो गई थी तो मेरे को दूसरी पानी की बोतल लानी पड़ी। तो यहां पर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, अय्या मेरी गर्दन। Actually, you know what happened with me today morning was I just got up। बेटा लाइमलाइट का मतलब होता है ऐसे चकाचौंध में द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरे साथ हुआ क्या, सुबह ना समथिंग वेरी बैड टुक प्लेस विद मी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, जैसे ही मैं उठी ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या हुआ मेरे साथ, आई गॉट अप एंड आई जस्ट टर्न्ड माई हेड। मैंने अपना सर ना, मैं भी हिला नहीं सकती, मैंने अपना सर, मैं ऐसे खड़ी थी और मैंने अपना सर ना ऐसे किया इस तरफ, ठीक है। मैंने इस तरफ सर किया तो सही हो गया, मैंने इस तरफ सर घुमाया जो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी, बिकॉज ऑब्वियसली माई गर्दन इज लाइक दिस। मेरी गर्दन टेढ़ी हो चुकी है इस समय, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी वेरी बैड स्प्रेन इन माई नेक इस टाइम पे। तो व्हाट हैपेंड विद मी टुडे मॉर्निंग वाज कि मैंने इस तरफ ऐसे गर्दन करी है, मैं पूरी कर भी नहीं सकती, तो आई एम जस्ट मूविंग दिस साइड एंड देयर वाज समथिंग दैट वेंट लाइक, ऐसे कटक की आवाज आई, एंड उसके बाद से आई एम हैविंग अ टेंस मसल दिस साइड, एंड इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू मूव माई हेड। इससे आगे मैं नहीं देख पा रही, मतलब मैं गर्दन नहीं घुमा सकती हूँ पीछे। तो इवन इफ आई ट्राई टू सी द अदर साइड, दूसरी तरफ, तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो अगर एकदम से रैंडम रिएक्शन आ जाए तो माफ कर देना, क्योंकि आई एम हैविंग अ सिवियर पेन इन द हाफ साइड ऑफ माई हेड। तो इसीलिए मैं ऐसे खड़े होकर और ऐसे खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, और ऐसे और गर्दन नहीं घुमा पाऊंगी, ठीक है। चलो अब पढ़ लो यार, अब समझो कि हुआ क्या। हाँ मेरी गर्दन अटक गई है, एक्चुअली अटक गई है। आई एम हैविंग अ वेरी वेरी, आई हैव डन एवरीथिंग, आई डू हैव अ वार्म वाटर बॉटल हियर एज वेल, जिसको मैं थोड़ी थोड़ी देर में लगा रही हूँ। हड्डी नहीं टूटी है, देयर इज अ मसल टेंस, आई थिंक देयर इज अ टेंस मसल हियर, कोई मसल स्ट्रेच हो गई है। आई हैव टू गो टू द डॉक्टर बट आई वाज नॉट एबल टू गो टुडे। एनीवेज अच्छी बात है, ये स्क्रीन इस तरफ है तो मेरी गर्दन यहाँ तो घूम रही है। इफ आई हैव टू सी लाइक दिस, आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दैट वे। कर लिया भाई, सब कर लिया, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग इज हैपनिंग विद मी नाउ। तो इसकी वजह से वो अपने एक्वेंटेंसेस से, अपने फ्रेंड्स तक से मिलना उन्होंने छोड़ दिया था, बिकॉज डिड नॉट वांट टू बी इंटरव्यूड। वो चाहते नहीं थे लोग उनसे सवाल करें। एंड द इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंट पटिशनर्स। अब बच्चे, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, परसिस्टेंट पेटिशनर्स, आप कह सकते हो नैगिंग पीपल, वो लोग जो पीछे पड़ जाते हैं इंटरव्यू के लिए या ऑटोग्राफ के लिए, नैगिंग पीपल फॉर ऑटोग्राफ। तो इससे मैं बहुत परेशान हूं उन लोगों से जो वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि सर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। ही आई डोंट लाइक दोज थिंग्स, ठीक है। ही सेज, और वो बताते हैं कि यू नो हाउ ही हैज साइलेंस्ड ऑल दोज पीपल। ही सेज आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी प्राउड, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यू नो आई मेड ऑल दोज पीपल क्वाइट। तो बेसिकली यहां पर वो ये कहते हैं कि ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, वो ज्यादा लोगों से ना बात करना पसंद नहीं करते थे। तो एक ऐसा इंसान जो लोगों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता, तो डेफिनेटली सी बात है कि उसे इंटरव्यू करना भी बिल्कुल पसंद नहीं होगा। फिर आते हैं बच्चे रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने जंगल बुक लिखी है, वो भी अपना इंटरव्यू के रिगार्डिंग अपने पॉइंट्स देते हैं। Rudyard Kipling expressed even more condemnatory attitude towards the interview, basically negative और against attitude इन्होंने भी दिखाया इंटरव्यू की तरफ। ये भी कहते हैं कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है। उनकी वाइफ, जिनका नाम है कैरोलिन, writes in her diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by 2 reporters from Boston। उनकी वाइफ लिखती हैं कि उनका जो दिन था वो बर्बाद हो गया था, उनका जो दिन था वो 2 रिपोर्टर्स ने खराब कर दिया था बॉस्टन में। She reports कि that her husband
as saying to the reporters, why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. और वो कहती है कि जब उनके हस्बैंड को पूछा गया कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते, तो रुडयार्ड किपलिंग ने बोला कि मेरे हिसाब से इंटरव्यू देना बहुत ही इमोरल है, बिकॉज यू आस्क सच नेगेटिव क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें मन नहीं करता आंसर देने के लिए. इट्स अ क्राइम. उनका कहना है कि इंटरव्यू देना एक क्राइम है, जस्ट एज मच एफ अ क्राइम as an offense against my person, an assault and just as much merits punishment. और उनका बोलना ये था कि जो आप कर रहे हो, ये जो एक्सटॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आप कर रहे हो, भले ही आप निर्दोष तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप मेरे सामने माइक और कैमरा लेकर आ गए कि आप जवाब दो. मान लो मैं तुम्हें जवाब नहीं देता तो तुम लोग मेरी ही इमेज सोसाइटी में खराब करोगे कि हम इनके पास इंटरव्यू लेने गए लेकिन इन्होंने हमारा इंटरव्यू में जवाब नहीं दिया. जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से लोग मुझे गलत समझेंगे कि मैंने इंटरव्यू पे तुम लोगों को जवाब नहीं दिया. तो इसे मेरे साथ क्या हुआ, मेरा तो कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया ना. लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचेंगे कि आई एम रूड, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट. तुम किसी के सर पे बंदूक रख के उससे सवाल पूछ के जवाब निकलवाओ या उसके मुंह के आगे माइक रख के सवाल का जवाब निकलवाओ, तो इस बात तो एक ही है ना. तो इसे मेरे लिए ये जो आप कर रहे हो ना, ये क्राइम है एंड इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन. इसे ये इंसान के अगेंस्ट एक क्राइम है, ये एक असॉल्ट है मेरे साथ और ये इट रिक्वायर्स पनिशमेंट. इसे और इस चीज की सजा जो आप मेरे साथ कर रहे हो उसकी आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो बेसिकली रुडयार्ड किपलिंग ने तो ये बोल दिया कि ये काम जो आप मेरे साथ कर रहे हो इसकी आपको प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए. इट इज कावर्डली एंड वाइल. वो कहते हैं ये बहुत ही कावर्डली और वाइल है. बेसिकली आप कह सकते हो ये बहुत ही नेगेटिव है, ये बहुत ही कनिंग चीज है, ये बहुत ही गलत चीज है कि आप किसी इंसान का इस तरीके से उसे परेशान करते हो. नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट. वो कहते हैं कोई भी रिस्पेक्टेबल इंसान होगा वो आकर कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा कि आओ और मेरी सफाई लो, आओ और मेरा इंटरव्यू लो, मच लेस गिव इट. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. अब वो कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग जो यहां पर बोल रहे हैं कि इंटरव्यू तो एक असॉल्ट है, इंटरव्यू इज दिस, इंटरव्यू इज दैट. ही सेज आज से कुछ साल पहले इन्होंने खुद ये असॉल्ट जो है किया था मार्क ट्वेन के ऊपर, बिकॉज थोड़े साल पहले रुडयार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था. फिर तीसरा इंसान आता है बच्चे H.G. वेल्स, जिन्होंने इनविजिबल मैन लिखी है. उन्होंने 1894 के इंटरव्यू में बोला कि इंटरव्यूइंग ऑर्डियल है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने. वो इंटरव्यू को एक चैलेंज बोलते हैं. वो इंटरव्यू के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज है. बिकॉज इंटरव्यू देते देते अगर गलती से भी आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसकी इंटरप्रिटेशन गलत की जा सकती है, जिसकी इंटरप्रिटेशन को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिस चीज को गलत तरीके से लिया जा सकता है, उस केस के अंदर वो चीज आपके अगेंस्ट हो सकती है. तो इंटरव्यू देना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है. बिकॉज अगर आपने कुछ ऐसा गलत बोल दिया तो भैया टाटा बाय बाय जयराम जी की जिंदगी में हो जाएगी. बट अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin, Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions. Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. अब यहां पर वो बताते हैं कि ऑल्दो ये कहते थे कि इंटरव्यू देना एक ऑर्डियल है, एक परेशानी है, लेकिन इसका उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे. ठीक है, वो ये कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कि आई डोंट माइंड दैट, आई डोंट माइंड बीइंग इंटरव्यूड, आई एम कंप्लीटली ओके विद इट. और थोड़े साल बाद ये H.G. वेल्स जो है ये इंटरव्यू लेते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज का, जिनमें से एक थे जोसेफ स्टालिन, एक थे सॉल बेलो, जिन्होंने अलाउ किया था कि अब हमारे इंटरव्यू ले लो. लेकिन एक और इंटरव्यू में H.G. वेल्स ने बोला था कि हमारे यहाँ पर बेटा परपेट्रेट का मतलब होता है किसी के ऊपर ना उस चीज की रंजिश या साजिश लगाना. ठीक है, तो वो जिस असॉल्ट की बात करते हैं वो सेम असॉल्ट उन्होंने किसी और के साथ भी किया था. ठीक है, अब यहां पर वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो मेरे हिसाब से इंटरव्यू क्या है, इट इज जस्ट लाइक थंबप्रिंट्स ऑन द विंड पाइप. ठीक है, विंड पाइप पे आपके थंबप्रिंट्स है, मतलब ये ना एक लटकी हुई तलवार है आपके सर के ऊपर इस तरीके से. ठीक है, इट इज जस्ट हेयर. द मोमेंट यू गोइंग टू स्पीक The moment you're going to speak something wrong, जैसे ही आपने कभी कुछ गलत बोल दिया, वो तलवार सीधा ठा करके आपके सर पे लगेगी and you are dead. It is just like a windpipe on your thumb, on your thumbprint on your windpipe. यहाँ पे लगा हुआ है वो. आपने कुछ गलत बोला, उन्होंने डन करके आपकी गिच्ची दबानी और आप वहीं पर जाने हैं. ठीक है, तो इसे the moment you're going to speak something wrong, your case is end there. You know things are
over for you. Yet despite the drawback of the interview, it is supremely serviceable medium of communication. Although इसके बहुत negative sides है, लेकिन उसके बाद भी ये एक बहुत ही अच्छा mode of communication है, because country में कोई policy आई, ठीक है, अब इसका पॉजिटिव साइड क्या है, कंट्री में कोई पॉलिसी आई, अब उस पॉलिसी के बारे में मुझे नहीं पता, and I don't know about any proposal and I don't want to know about anything that the government has proposed in front of the country. अब क्या होगा, what will I do? Now when I see the interview कि अच्छा ये पॉलिसी इस तरीके से लाई गई है, ये इस पॉलिसी के पॉजिटिव्स है, ये इस पॉलिसी के नेगेटिव्स हैं, तो उससे मुझे क्या पता लगेगा, मुझे उस चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पता लगेंगे. तो इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि आपकी जो मीडिया है या जो चीजें बताई जा रही हैं वो नेगेटिव है. देयर आर सम टाइम्स कि ये चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है. दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आर मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्पररीज आर थ्रू इंटरव्यूज. अब वो कहते हैं जिन लीडर्स को हम जानते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, उनके इंप्रेशन हमारे दिमाग में कैसे बने. हम उन्हें वन ऑन वन तो जानते नहीं, हम उन्हें डायरेक्ट तो मिले नहीं, ठीक है. यहां पर हम लोग ने कैसे जाना उन्हें, हमने उन्हें उनके इंटरव्यूज के द्वारा जाना. डेनिस ब्रायन हैज रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर. ही सेज उस मोमेंट के बारे में, उस समय के बारे में हमें सारी चीजें कैसे पता लगती हैं, जब एक इंसान दूसरे वाले से सवाल कर रहा होता है और दूसरा इंसान जवाब दे रहा होता है. Because of this, the interviewer holds the position of अनरिलेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस. और वो कहते हैं इसी की वजह से जो इंसान इंटरव्यू ले रहा होता है उसके हाथ में अनरिलेंटेड पावर होती है, अनस्टॉपेबल पावर होती है. उस पॉइंट में, उस मोमेंट में वो कुछ भी सवाल कर सकता है और उस सवाल का जवाब सामने वाले को देना पड़ेगा. तो ये जो पावर है ना, ये इंटरव्यूअर के हाथ में है. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स दे हैव टू गिव, एंड उसके बाद दे डिसाइड कि वेदर दोस थिंग्स वर राइट और रॉन्ग. अब यहां तक आप सब बच्चे मुझे एक बार बता दीजिए कि समझ में आ गया है. तो इसके बाद क्योंकि अब हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं. Does anybody have any problem in the part 1 of the chapter? If yes, then please feel free to ask because इसके बाद part 2 शुरू हो जाएगा बच्चे. And I'll do take your doubts as well. Now this is the question that I'm going to ask you from the part 1. Wait a second, I'll show the question to you guys. In what way interviews have a common place of journalism, and I need your doubts here. बेटा perpetrate का मतलब होता है किसी के भी खिलाफ ना रंजिश करना, साजिशें करना, ठीक है. और पूछो. अम्यूजमेंट बेटा, हैप्पीनेस. अरे थैंक यू बेटा. कनिंग का मतलब बच्चे क्लेवर, तेज तर्रार. बेटा वाइल का मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव, गलत है, एक्सट्रीम नेगेटिव. बेटा असॉल्ट करने का मतलब होता है बेसिकली किसी को फिजिकली हिट करना, किसी को मारना. इंट्रूजन, इंटरफेरेंस. सिंपल शब्द में बोला जाए तो इंटरफेरेंस इज इंट्रूजन. बेटा क्यों नहीं आएगा बोर्ड में? डिस्पाइज, हेट करना. और पूछो. बेटा पापराजी का मतलब हो गया जो मीडिया के पर्सन्स होते हैं. बेटा चैप्टर का मोटो बेसिकली हमें डिबेट सिखाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव बातों के बारे में बताना है. इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है बेटा, पार्शियली आपकी पर्सनालिटी को पहचानने के लिए हो सकता है, लेकिन प्रॉपर पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है. नहीं बेटा सीवीटी में नहीं आएगा. बेटा एंजाइटी, आई वुड सजेस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ रेन. लिसन टू द साउंड ऑफ रेन. अरे भाई सॉरी, मैं भूल गई थी. चलो अब आप लोगों को मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है. तब तक मैं आप लोगों को, आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि मैम अगली क्लास में क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चे. मैं पहले ना वो वाले टॉपिक्स खत्म करना चाह रही हूँ जो एक एक क्लास में निपट जाएंगे. तो आई विल बी चेंजिंग द शेड्यूल समहाउ. आई लेट यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इन द अदर क्लास. गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों को बताती हूँ. कृपया मुझे 1 मिनट दे. यू गाइज आर परिश्रम ना.
किसका बर्थडे है भाई? ये देखो विक्रम कह रहा है मैम गर्दन पर डंबल रखो। बेटा उसके बाद मेरी गर्दन नहीं बचेगी, मैं खुद ही नहीं बचूंगी। I'm in such a bad condition right now. हम लोगों ने करा है इंटरव्यू के बाद रोड साइड स्टैंड, रिपोर्ट राइटिंग हम लोगों ने कर लिया, रैट ट्रैप, इनविटेशन, इंडिगो, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और लास्ट हमने करना है पोएट्स एंड पैनकेक्स। रोड साइड स्टैंड बेटा नेक्स्ट क्लास में पोम है फॉर सैटरडे। फॉर सैटरडे वी डू हैव अ पोम हियर। But I've tried everything, ice pack, garam pani की bottle, nothing has happened. In what way interviews have become a common place of journalism? बेटा क्योंकि it is of its goodwill, because journalism में इसकी goodwill है, ठीक है। जो journalism के लोग हैं उनको तो ये लग रहा है ना कि जो काम वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत चीप है, क्योंकि सस्ता है, जाओ इंटरव्यू ले लो, कुछ फायदा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी रीच बहुत ज्यादा है, तो बच्चे इसमें मैं ऑल ऑफ दी अबव लेकर चलूंगी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सस्ता भी है, ठीक है। इसकी गुडविल भी आप लोगों को पता है क्या देखना है, आपको जर्नलिज्म के हिसाब से देखना है, आपको मास मीडिया के हिसाब से देखना है। तो मास मीडिया के हिसाब से ये सब चीजें हैं। 68%। पायल, तन्वी, शौर्य, आदित्य एंड आदर्श, वेरी गुड। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, वाई सेलिब्रिटीज सी इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रूजन इन देयर लाइव्स। जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू को एक अनवांटेड इंट्रूजन की तरह क्यों लेते हैं, उनके लिए वो एक अनवांटेड इंटरफेरेंस कैसे है? बिकॉज इंटरव्यूज ऑफन वायलेट देयर प्रिवेसी, बिकॉज इंटरव्यू ऑफन बॉदर्स देम राउंड द क्लॉक, मतलब दिन शाम सुबह शाम आप कहीं से भी आ रहे हो, मैडम एक फोटो, because they are pressured to answer some unwanted questions, या all of the above. So I hope you're getting all the answers for your short questions as well. इन्हीं सवालों से बच्चे short questions भी बनेंगे, and these are all the points जो आप लोगों को focus करने होंगे और elaborate करने होंगे जब आप लोग अपने short question answers को करेंगे। नहीं बेटा स्केड्यूल में 6:15 ही है, और उस दिन भी 6:15 ही होगी सैटरडे को। चलिए तो पोल हो गया है खत्म। सवाल है कि सेलिब्रिटीज इंटरव्यू को एक अनवांटेड इंट्रूजन क्यों समझते हैं? तो बच्चे ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि वो वायलेट करती है उनकी प्राइवेसी, सुबह शाम कभी भी आ जाते हैं, मैडम इंटरव्यू दे दो, और उन्हें अनवांटेड क्वेश्चंस के साथ प्रेशराइज किया जाता है। ऑप्शन डी 83% बच्चे, पायल, मिस वंदना, हर्षित, तन्वी एंड अनवी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला देखते हैं, एलिस इन द वंडरलैंड किसने लिखा था? Who wrote Alice in the Wonderland? आप लोगों के बच्चे ऑप्शंस हैं, V.S. नाइपॉल, ल्यूइस कैरल, रुडयार्ड किपलिंग या फिर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एलिस इन द वंडरलैंड किसने लिखा है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने नहीं लिखा भैया, हर क्वेश्चन का आंसर डी नहीं है। रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है, ध्यान दो। V.S. नाइपॉल ने कोई किताब नहीं लिखी। एलिस इन द वंडरलैंड किसने लिखा है? अरे भाई इतनी बेसिक गलती। जंगल बुक लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। कलमंद, बाय गॉड, V.S. नाइपॉल की कोई बुक मेंशन नहीं है। ल्यूइस कैरल ने लिखी है बच्चे एलिस इन द वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड।
रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है। H.G. वेल्स ने इनविजिबल मैन लिखी है। और एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म दिस, मुझे एक चीज में डाउट है। जेके रोलिंग, ओके। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ बिटवीन रुडयार्ड किपलिंग एंड जेके रोलिंग। मैं खुद अपने लिए लिख लेती हूँ, और जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखी है, ठीक है। ये मुझे कंफर्म करना था खुद के लिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ रुडयार्ड किपलिंग के अंदर और जेके रोलिंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। 39% बच्चे बड़े पागल हो। तन्वी, आदि, अनुभव, कोमल एंड वंदना, ऑप्शन बी। ये बताओ। इसके बाद पार्ट 2 पे बढ़ेंगे बच्चे। ये सवाल के बाद पार्ट 2 पे बढ़ेंगे। Why Saul Bellow describe interview as a thumbprints on the windpipe? Because interview was of a criminal background, because he has always been against interview, the question asked by interviewer stifling for him, या because he was illiterate? हाँ बच्चे, वी.आर. स्नाइपॉल है स्टोरी में, लेकिन उनकी कोई लिखी हुई किताब का नाम नहीं है हमारे पास। इसके बाद पार्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है बेटा नमन, सॉर्टेड, डन, बिल्कुल जरूर लेंगे। तो करेक्ट आंसर ये है बच्चे, क्योंकि कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्टिफलिंग होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग होते हैं। कई सवालों का जवाब देना ना इतना आसान नहीं होता इनके लिए। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 48%। क्या कर रहे हो भाई? उदय, ठाकुर जी, ऋषि, अनवी और शिवम। चलो अब शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। पार्ट 2 बहुत आसान है, क्योंकि पार्ट 2 बच्चे एक एग्जाम्पल है इंटरव्यू का बिटवीन 2 पीपल, ठीक है, जिसमें हमारे पास अम्बर्टो इको नाम के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, और उनके इंटरव्यू है मिस्टर मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है, जो द हिंदू नाम के एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर से आए हैं और बहुत ही सोफेस्टिकेटेड इंटरव्यूअर है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं करते जो नेगेटिव है, बहुत ही अच्छे सवाल करते हैं, बहुत ही ढंग की बातें पूछते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है बच्चे, ये एक इंटरव्यू में से है जो अम्बर्टो इको का लिया गया था। मुकुंद पद्मनाभन ने ये इंटरव्यू लिया था, द हिंदू से ये आए हैं, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, और बहुत ही सिविलाइज्ड इंटरव्यू था ये, बहुत ही समझदार, बहुत ही ढंग का इंटरव्यू था। कोई भी नेगेटिव सवाल, कोई भी उल्टे सवाल इनसे नहीं पूछे गए थे। अम्बर्टो इको जो थे वो कौन थे? वो एक प्रोफेसर थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, इटली के अंदर, और उन्हें ऑलरेडी फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, मतलब आप कह सकते हो, और बहुत ही अच्छी रेपुटेशन थी उनकी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ स्कॉलर ऑन द सिमोइटिक्स, ठीक है। ये किसके लिए जाने जाते थे? ये अपनी स्टडी ऑफ सिमोइटिक्स के लिए जाने जाते थे। सिमोइटिक्स का मतलब होता है बच्चे स्टडी ऑफ साइंस, साइंस एंड लैंग्वेजेस। 1 2 3 4 साइन लैंग्वेज में जब बात की जाती है उसकी स्टडी को सिमोइटिक्स कहा जाता है। उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी एकेडमिक किताबें लिखी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? बहुत सारी एकेडमिक लिटरेचर या एकेडमिक बुक्स कह सकते हो सिंपल टर्म्स में, बहुत सारी एकेडमिक किताबें उन्होंने इस चीज के ऊपर लिखी थी। उनकी लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडीवियल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। अब वो किस लिए जाने जाते थे? वो अपनी मिडीवियल स्टोरीज के लिए जाने जाते थे, अपनी इंटरप्रिटेशंस के लिए जाने जाते थे। किस टाइम पे? इससे पहले कि वो किस चीज के लिए जाने गए? क्या हो गया इसको? लेक्चर के बीच में क्यों? इतना दिमाग नहीं है क्या?
इससे पहले कि वो राइटिंग की तरफ बढ़े, फिक्शन की तरफ, मतलब बेसिकली इमेजिनेशन वाली राइटिंग के ऊपर बढ़े, जैसे स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, इससे पहले कि वो इन स्टोरीज की तरफ बढ़े, उससे पहले वो क्या करते थे, वो फिक्शन, वो एकेडमिक राइटिंग किया करते थे. Literary fiction, academic text, essays, children's book, newspaper articles, his written output is staggeringly large. अब उनका जो आप कह सकते हो कि मीडियम था, या जिस जिस जॉनर में, जिस जिस चीजों में ये लोग लिखते थे, वो बहुत सारी थी. ठीक है, लिटरेरी चीजों के बारे में लिखना, रियल स्टोरीज के बारे में लिखना, बच्चों की किताबें लिखना, ऐसे लिखना, एकेडमिक टेक्स्ट लिखना, ये सारा काम ये करते थे. इन 1980s उन्हें एक बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम मिला. बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए अपनी एक किताब के लिए जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज. ठीक है, इनकी एक बहुत ज्यादा बढ़िया किताब थी, एक माइंड बॉगलिंग सी स्टोरी थी. इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब इन्होंने दिया. हाँ, कौन था? हाँ बेटा, एक बच्चा था, क्या बोला ये? कोई नहीं, क्या था? मयंक. थैंक यू बेटा, इट डजंट मैटर. ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज, जिसने 10 मिलियन कॉपीज सेल करी थी उस साल, जिसकी वजह से ही गॉट सो फेमस इन द सोसाइटी, ही गॉट सो फेमस कि उनका अब एक इंटरव्यू हमारी किताब में छापा जा रहा है. बट स्टैगरिंगली का मतलब हो गया बेसिकली ग्रेटली, या आप कह सकते हो आउट ऑफ इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन से परे, आपकी सोच से परे, इतने हाई लेवल के ऊपर इनकी राइटिंग जो थी वो फेमस हो गई थी. ठीक है, समझ में आया? अरे कौन है यार, एक सेकेंड देना यार. और तुम लोगों की क्लास नहीं चल रही क्या? बिकॉज आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द बीएम एंड द बीएम इज सेइंग कि क्लास नहीं चल रही. तो क्या क्लास नहीं चल रही क्या तुम लोगों की? शी सेड क्लास 6:40 से बंद है. ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? क्लास नहीं चल रही है क्या? चल रही है ना? ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो यहां से बचे मुकुंद और इनके अंबर्टो इको का इंटरव्यू अब हम शुरू करने वाले हैं. जिनकी नहीं चल रही ना, एक बार रीस्टार्ट कर लो. जिनकी नहीं चल रही रीस्टार्ट कर लो. चल रही है तभी तो बता रहे हो. ठीक है, तो चलो अब बात कर रहे हैं पहले बचे मुकुंद की. मुकुंद कहता है, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट the academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. तो यहां पर अब वो कहते हैं कि मुकुंद ने अपनी कन्वर्सेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, आप कह सकते हो कि बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके से शुरू करी, एक स्टेटमेंट के साथ शुरू करी कि एक बहुत ही इंग्लिश फेमस नॉवेलिस्ट और एकेडमिक राइटर हुआ करता था जिसका नाम था डेविड लॉज. और एक बार उन्होंने कहा था कि मेरी सोच से तो परे है कि एक बारी में एक इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता है. और वो यहां पर रेफर कर रहे थे अंबर्टो इको को. तो अंबर्टो इको ने बोला, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड दैट आई ऑलवेज डू द सेम थिंग. तो उन्होंने भी बड़ा स्मार्ट जवाब दिया. उन्होंने बोला कि शायद लोगों को मुझे देखकर ऐसे लगता है कि मैं 1 2 3 4 5 6 10 काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड जो मैंने किया वो काम तो एक ही था. तो मुकुंद ने बोला कि विच इज, मतलब आपकी इस बात का मतलब क्या हुआ सर? जब उन्होंने बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा काम एक ही है, तो मुकुंद ने पूछा कि मतलब? उसने बोला
थोड़ा डिफिकल्ट है आपको एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं समझाता हूं आपको. आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माय एकेडमिक वर्क एंड माय नॉवेल्स. ही सेज मेरा ना कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, मुझे पर्टिकुलरली ना कुछ आइडियाज में इंटरेस्ट है. ठीक है, जैसे मुझे माइथोलॉजी के, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे माइथोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, मुझे और कैसी स्टोरीज पढ़नी अच्छी लगती है, मुझे ना फैंटेसी नॉन फिक्शन फैंटेसी फिक्शन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. तो ये मेरे इंटरेस्ट हैं. तो इसे अब मेरे ना कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूं. ठीक है, और वो कहते हैं कि यही इंटरेस्ट जो है ना मैं उन्हें फुलफिल करता हूं, या कह सकते हैं कि मैं उन्हीं इंटरेस्ट को यूज करता हूं अपने एकेडमिक वर्क में और अपनी नॉवेल्स में. इसे मतलब अपने ऑफिशियल काम में और अपने नॉन ऑफिशियल काम में मैं उन्हीं चीजों को यूज करता हूं. Even my books for children are about non-violence. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल अच्छा लगता है तो मैं अपनी किताबों में भी उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर चीजें डालता हूं, मैं उन्हीं चीजों के बारे में चीजें लिखता हूं. You see the same bunch of ethical, philosophical interests. He says मेरे लिए सब कुछ सेम है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में बात करनी है तो he says मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन है वो मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में ही होगी, वो बच्चों की किताबों में हो, वो न्यूज़पेपर में हो, वो आर्टिकल्स में हो. तो he says कि मेरा लॉजिक, मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है, मैं एक ही चीज के बारे में बात करता हूं, बस फर्क यह है कि वो मैं अलग 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 तरीकों से दिखाता हूं. तो यहां पर उन्होंने अपना सीक्रेट बताया कि मेरे हिसाब से मेरी कहानी एक है, मेरा रिश्ता एक है, लेकिन मेरी सोच अनेक है. And then I have a secret. He says, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. तो उन्होंने पूछा कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप बेटा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 40 तक. ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है. ही सेज सोचो अगर आप सोसाइटी में से या अगर आप एटम में से जो एलिमिनेट कर दो खाली स्पेसेस को, ये हवा है इसमें बहुत सारे खाली स्पेसेस हैं, बहुत सारी खाली खाली चीजें हैं. वो कहते हैं अगर ये सारी खाली चीजें आप यूनिवर्स से हटा दोगे, एटम्स में से खाली स्पेस निकाल दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा? तो यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट. ही सेज अगर आप सारा खाली स्पेस हटा दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यूनिवर्स इतना रह जाएगा. दिस विल बी द साइज ऑफ द यूनिवर्स. So we have a lot of empty spaces in our lives. तो इसे अगर हमारी जिंदगी में जब एम्प्टीनेस निकाल दी जाएगी तो हमारी जिंदगी में सिर्फ इतनी सी चीजें रह जाएंगी, राइट? थोड़ी सी चीजें हमारी जिंदगी में रह जाएंगी. तो इसे यानी हमारी जिंदगी में बहुत सारा खाली स्पेस है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी खाली चीजें हैं. एंड आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस. ही सेज और मेरे मुताबिक कि जो जिंदगी में खाली स्पेस है ना, यही हमारी जिंदगी का इंटरस्टाइस है. दो लम्हों के बीच का टाइम, ठीक है, दो पार्ट्स के बीच का टाइम जो खाली स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एन इंटरस्टाइस. Say you are coming over to my place. उन्होंने बोला कि सोचो कि तुम मेरे घर आ रहे हो, you are in a elevator and you are coming up. He says तुम एक एलिवेटर में हो, लिफ्ट में हो और ऊपर आ रहे हो और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं. तो वो कहते हैं ये एक इंटरस्टाइस है, बिकॉज ये खाली स्पेस है. उस टाइम में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि तुम मेरे पास घर में ऊपर आ रहे हो. तो he says वो क्या है? वो एक खाली स्पेस हो गया. इंटरस्टाइस का मतलब हो गया अ गैप बिटवीन टू एक्शंस, अ फ्री स्पेस, अ फ्री टाइम. तो he says वो क्या है? वो इंटरस्टाइस है. ही सेज इंटरस्टाइस क्या है? इंटरस्टाइस एक एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे. ही सेज और मैं क्या करता हूं? मैं उन एम्प्टी स्पेसेस में ही काम करता हूं. ही सेज मेरा दिमाग उन्हीं समय चलता है जब मैं खाली होता हूं, जब मैं फ्री होता हूं. ही सेज जब तुम एलिवेटर के लिए वेट कर रहे होते हो, जब तुम फर्स्ट से थर्ड फ्लोर के ऊपर आ रहे होते हो, उतने में मेरा दिमाग ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका होता है. तो ही सेज मैं क्या करता हूं? मैं अपनी जिंदगी के खाली समय का सदुपयोग करता हूं. आई यूज द एम्प्टी स्पेसेस इन माई लाइफ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, ये देख तो आसिफ अहमद कह रहा है प्रिंगल्स बहुत मस्त है, खा लो गाइस, कोई मत खाना. बेटा पेपर में चैप्टर बोरिंग जरूर है, अजीब तो मैं नहीं कहूंगी, ओकेश है, और ऊपर से नहीं पता पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे. बच्चे पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, चिंता मत करो. तुम लोगों से क्वेश्चन आ जाएगा कि लोग जो हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो थे, उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया, हाउ द पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यू. राइट अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इंटरव्यू. उसके बाद अम्बर्टो इको पे सवाल आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टाइस, हाउ डज मिस्टर अम्बर्टो इको यूज द interstice in his writing, and he says everything is just the same even though things
सीम डिफरेंट टू एवरीबडी। मैं लिख दूंगी सवाल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा लेक्चर दे के जाऊंगी, अभी पढ़ तो लो। तो इसे कि जब तुम नीचे से ऊपर आओगे उतने में मैं चीजों को सोच चुका हूंगा। तो मुकुंद ने बोला नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। तो वो कहते हैं कि सर बिल्कुल आप ये हर इंसान नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। उन्होंने बोला आपका नॉन फिक्शनल वर्क यानी आपका जो नॉन इमेजिनरी वर्क है, यानी जो आपने स्टडी किया है, सिंपल टर्म में बोला जाए तो वो कहते हैं जो आपका अकेडमिक काम है, जो आपने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें लिखी हैं, उनके अंदर भी एक काफी प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी है आपकी राइटिंग के बारे में, जो आपकी राइटिंग को डिफरेंट बनाती है। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम वन रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, ही सेज। और वो ना बहुत क्लियर दिखता है कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है उसके अंदर आपने जो चीजें लिखी है ना वो नॉर्मल राइटिंग स्टाइल से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल राइटिंग स्किल में ना नॉर्मल चीजें लिखी होती है कि ऐसा हमने स्टडी किया और इस चीज को स्टडी करके ये रिजल्ट आया। ही सेज आपका राइटिंग स्टाइल ऐसा नहीं है, आपका राइटिंग स्टाइल इंटरेस्टिंग है, आपके राइटिंग स्टाइल में ना चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं। वो कहते हैं इट इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड। डीपर्सनलाइज्ड का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो नॉन जजमेंटल। इसे आपने जो चीजें लिखी है ना वो नॉन जजमेंटल है, आपने किसी को जज नहीं किया, आपने क्लियर चीजें लिखी हैं। एंड इट इज often dry and boring. He says normal चीजें काफी boring होती हैं. Have you consciously adopted an informal approach? He says क्या आपने सोच समझ के, वो कहते हैं क्या आपने सोच समझ के ऐसी अप्रोच अपनी राइटिंग के लिए अपनाई है या फिर ये चीजें आप में नेचुरली आ गई? तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया और उन्होंने बेटा पूछा, बेटा ये इंटरव्यू है मुकुंद, वैलिड क्वेश्चन करके उन्होंने पूछा कि आपका राइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, आपका एकेडमिक काम, आपकी एकेडमिक राइटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है सुनने में, तो आप ये बता दो मुझे कि आप ये जो लिखते हो ये आप अपनी मर्जी से लिखते हो या आप मतलब अपने जान के ये मेथड अडॉप्ट किया है? तो अम्बर्टो इको ने बोला कि जब मैंने अपना फर्स्ट डॉक्टरल डिजर्शन दिया था, यानी आप कह सकते हो इसे जब मैंने अपना पहला थीसिस दिया था, या आप कह सकते हो कि जब मैंने अपना पहला रिसर्च पेपर सबमिट किया था ना इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। अब वो कहते हैं कि मेरे एक प्रोफेसर ने बोला था कि स्कॉलर्स जो होते हैं ना वो एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं और उसके बारे में बड़ी सारी फेक स्टोरीज बनाते हैं, आप कह सकते हो कि फेक रिसर्चेस करते हैं वो उसके ऊपर कि ये ऐसा है ये वैसा है, अपनी जजमेंट्स देते हैं, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स। और उसके बाद वो अपनी झूठी बातों की रिसर्च को सही करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन देते हैं कि भैया ये फाइनल पॉइंट है। यू ऑन द कॉन्ट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ही डिफरेंट मेथड उठाया। उन्होंने बोला तुमने पूरी स्टोरी लिखी कि तुमने यहां से लिखना शुरू किया, फिर लिखते लिखते तुमने ये रिसर्च किया, ये रिसर्च करके ये चीज गलत आई तो तुमने वापस रिसर्च किया, फिर वापस से रिसर्च करके तुमने ये पहचाना, उसके बाद तुमने अपने पॉइंट को लिखा। ठीक है, तो वो कहती है तुम्हारा मेथड जो था ना वो बहुत डिफरेंट था। लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी गलतियां लिखते हैं, फिर वापस से रिसर्च करते हैं, फिर अपनी गलतियां सुधारते हैं और लास्ट में कंक्लूजन दे देते हैं। इसी एकेडमिक राइटिंग इस तरीके से की जाती है, लेकिन तुमने अपनी पूरी एकेडमिक राइटिंग की स्टोरी लिखी और तुमने पूरा बताया कि इस तरीके से मेरे साथ ये चीजें हुई थी, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, जहां पर तुमने ये भी बताया कि तुमने क्या क्या तुक्के भेड़े और क्या क्या चीजें गलत हुई। At the same time, he recognized I was right and I went on to publish my dissertation as a book. He says, और उस समय पे मुझे लगा कि हाँ उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। He says, और उस समय पे मैंने अपनी डिजर्शन, मैंने अपना रिसर्च पेपर एक किताब के फॉर्म में छपने के लिए दे दिया, which he appreciated it, which इसका मतलब ये था and he was very happy कि आपने ये किताब जो है पब्लिश करा दी है। At that point, at the age of 22, he says, उस समय मैं 22 साल का था, I understood scholarly books should be written the way I had done. He says, उस समय पे मैंने इस चीज का मंत्रा पहचान लिया था कि अगर मुझे स्कॉलर बुक्स लिखनी है, अगर मुझे एकेडमिक बुक्स लिखनी है, मुझे पढ़ाई लिखाई की किताबें लिखनी है, तो वो इसी मेथड से लिखनी होगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग मेथड से लिखनी होगी, बोरिंग चीजों से काम नहीं चलेगा। By telling the story of the research, कि मैं बताऊं कि मैंने ये रिसर्च को कैसे किया, this is why my essays always have a narrative aspect. तो वो कहते हैं इसीलिए मेरे जो ऐसे होते हैं वो एक स्टोरी लाइन के फॉर्म में होते हैं, उनमें हमेशा एक स्टोरी जैसी कहानी होती है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ऐसा हुआ। तो ऐसे जो भी मैं लिखता हूं वो बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में लिखता हूं, उसके अंदर अपनी एक सीक्वेंस होती है।
He says, and this is why probably I started writing narratives, that is novels, so late at the age of 50. He says, लेकिन पहले मैंने राइटिंग को एक्सप्लोर किया, समझा कि ऐसे लिखना है, ये करना है, ऐसे करूंगा, ये लिखूंगा. इसी तरह उसके बाद फाइनली 50 साल की एज में मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया है. Remember that more or less, he says, I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He says, और मेरा एक दोस्त था रोलैंड बार्थीज करके, he says वो हमेशा बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि वो ऐसे लिखता है, वो अकेडमिक राइटिंग लिखता है और नॉवेल्स नहीं लिखता. क्योंकि बेटा होता क्या है, जब आप नॉवेल्स लिखते हो ना तो आपकी जो फेमिलियरिटी नहीं, पॉपुलैरिटी है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, अगर आप नॉवेल्स लिखते हो तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो इसे मेरा जो दोस्त था रोलैंड बार्थीज, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था कि वो एक एसेइस्ट क्यों है और एक नॉवेलिस्ट क्यों नहीं, बिकॉज नॉवेलिस्ट को जो रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में वो ज्यादा मिलती है. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. वो कहते हैं कि वो भी क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था, वो भी नॉवेल्स लिखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कर पाता वो मर गया. I never felt that kind of frustration. लेकिन मुझे कभी ना अपने काम को लेकर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई. मुझे कभी ये नहीं लगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ. इसलिए मेरे लिए हमेशा से मेरा काम सर्वोपरि रहा है और मैंने उसको वैसे ही किया है. I started writing novels by accident. He says, मैंने नॉवेल्स लिखना अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था, बस ऐसे बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, चलो बैठ शुरू करें नॉवल लिखना लेके प्रभु का नाम. तो इसे मैं ऐसे ही बैठा और मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया. आई हैड नथिंग टू डू वन डे सो आई स्टार्टेड. इसे मैं नॉर्मली बैठा और मैंने सोचा कि चलो एक कहानी बनाते हैं, इतना कुछ लिखता हूं, क्या पता है कहानी भी दिमाग में बना पाऊं. नॉवेल्स प्रोबेबली सैटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन. इसे लेकिन जो चीज मैं ढूंढ रहा था, अपनी कहानियां सुनाना, दिमाग में जो है अपनी बात को सुनाना, इसे वो काम मैं कब कर पाया, वो काम मैं कर पाया जब मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया. तो बेटा यहां पर पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी में सक्सेस हमेशा मेहनत करने के बाद ही मिले. आप मेहनत करते रहो, बट कभी कभी जिंदगी में सक्सेस जो आता है बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंटली आ जाता है, बहुत ही लकीली आ जाता है. आपने प्लान नहीं किया होता, बहुत ही अनप्लान्ड होता है, लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाते हैं. यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दो. Any doubt? ये मयंक गौतम कटारिया, बेटा पढ़ाई लिखाई करनी है, पास होना है, 12th देनी है, सीयूईटी देना है. मुकुंद ने बोला टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, अगर मैं बात करूं नॉवेल्स की, फ्रॉम बीइंग एन फेमस academic, you went on to become spectacularly famous after the publication of the name of Rose. ये चीज आप जाने जाते थे पहले अपनी एकेडमिक राइटिंग के लिए, लेकिन आपके फेम को एक बहुत बड़ा बूम मिला जब आपने अपनी नॉवल को पब्लिश किया जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज. ठीक है, अब वो कहते हैं आपको कैसा लगता है, यू रिटन 5 नॉवल अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरली वर्क्स. इसे आपने बहुत ज्यादा स्कॉलर का काम किया, आपने बहुत सारी एकेडमिक बुक लिखी है, लेकिन आपने 5 नॉवेल्स भी लिखी हैं. ठीक है, और नॉन फिक्शन, एंड मोर देन 20 ऑफ देम. इसी तरह आपकी एकेडमिक बुक्स 20 से ज्यादा हैं. तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको वो फेम, आपको वो पॉपुलैरिटी जो आपकी 20 किताबें लिखने पे नहीं मिली, वो आपको आपकी 5 नॉवेल्स लिखने पर मिल रही है. ठीक है, तो इस चीज की ऐसा आपको कैसे लगता है? वेरी गुड एग्जाम्पल सक्षम. तो वो कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप हैं तो एकेडमिक राइटर, लेकिन आपको जो फेम मिल रहा है वो आपको मिल रहा है एज अ नॉवल राइटर. तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब आर यू हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ फेम? आप खुश हैं कि आपको इस चीज के लिए फेम मिल रहा है? अम्बर्टो इको ने बोला कि नहीं, 40 के करीब मैंने एकेडमिक राइटिंग करी है. तो उसने बोला कि अगर आपने 40 के करीब एकेडमिक राइटिंग करी है, अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमोटिक्स, बट व्हेन मोस्ट पीपल आस्क अबाउट अम्बर्टो इको दे विल से ओ ही इज द नॉवेलिस्ट. तो इसे आपने एकेडमिक्स में इतना लिखा है कोई कहने की हद नहीं. इसे लेकिन आज भी अगर लोग आपको जानते हैं, पीपल नो यू टुडे, दे नो यू फॉर व्हाट? दे नो यू फॉर अ नॉवल दैट यू हैव रिटन, द नेम ऑफ रोज. डज इट बॉदर यू? तो वो कहते हैं आपको कैसा लगता है कि आपकी बाकी राइटिंग्स के लिए आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उतने फेम नहीं मिलता जितना आपको
इसके लिए मिलता है जितना आपको आपकी नॉवल के लिए मिलता है। तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप उस चीज से खुश हैं? आर यू ओके विद दैट? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? अम्बर्टो ने बोला यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट नॉवेल्स ऑन संडेज। ही सेज हाँ मुझे वो चीजें बुरी लगती हैं। ही सेज मुझे क्यों लगती हैं? बिकॉज ही सेज क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूं और नॉवेल्स मैं सिर्फ संडेज को लिखता हूं। तो ही सेज ये मेरा एक पार्ट टाइम काम है। तो ही सेज ऑब्वियसली आई वांट पीपल टू नो मी कि मैं क्या हूं। ही सेज आई वांट पीपल टू नो फॉर द रियल प्रोफेशन दैट आई एम। बेटा स्कॉलर का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो एकेडमिक किताबें लिखता है, पढ़ाई लिखाई पे किताबें लिखता है। इट्स नॉट अ जोक। ही सेज एकेडमिक चीजें लिखना कोई जोक नहीं है, उस चीज को लिखना भी एक बहुत बड़ी बात है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। ही सेज मैं एक बहुत ही एकेडमिक इंसान हूं, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूं, मैं पेन क्लब्स और राइटर्स की उसमें नहीं जाता। ही सेज नॉट अ टिपिकल नॉवेलिस्ट। ही सेज मैं एक टिपिकल नॉवेलिस्ट नहीं हूं। ही सेज मैं एक क्या हूं? मैं एक एकेडमिक राइटर हूं और लोग मुझे उसके लिए जाने तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड नॉट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। सेज मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा मानता हूं। नॉवेल जरूर मेरी फेमस है, येस आई एम हैप्पी फॉर दैट, बट आई वांट कि लोग मुझे उस चीज के लिए भी जाने जो मैं हूं एक्चुअली, एंड नॉट फॉर व्हाट आई डू apart. But okay, if most people have read only the novels, I know that by writing novels, I reach a larger audience. ठीक है, I'm okay with it कि अगर लोग मुझे मेरी novels के लिए जानते हैं, क्योंकि obviously novel पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semantics. मतलब मैं expect नहीं कर सकता कि 10 लाख लोग जो हैं, 1 million लोग मेरे sign language की study को पढ़ेंगे. Obviously that is not going to happen. तो I'm okay अगर लोग मेरे को मेरी novels की वजह से भी जान रहे हैं. I am not ungrateful for that. He says I am okay with it. So I am fine. I don't feel bad about it. तो मुकुंद ने बोला, which brings me to my next question. The Name of Rose is a very serious novel. उन्होंने बोला कि ये जो नॉवल है ना, ये एक बहुत ही सीरियस नॉवल है. It is a detective yarn at one level. वो कहते हैं ये एक डिटेक्टिव यार्न है, मतलब इसमें डिटेक्टिव की स्टोरी बन रही है एक लेवल के ऊपर. उसके बाद इट डेल्व्स इनटू, उसके बाद वो अलग अलग एरियाज जैसे मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मिडिवल हिस्ट्री को भी रेफर करता है. थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड. ही सेज, और उसके बाद वो अलग अलग टॉपिक जैसे भगवान की स्टडी, इन सब चीजों को भी टच करता है बीच बीच में. मतलब सेमी टॉपिक्स कह सकते हो, सब थीम कह सकते हो इन चैप्टर्स की. ठीक है, तो ही सेज, लेकिन फिर भी इतने आप कह सकते हो कि अजीब कॉन्सेप्ट, इतने अनयूजुअल कॉन्सेप्ट होने के बाद भी लोगों ने आपकी नॉवेल्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया. तो वर यू पजल्ड बाय इट? ही सेज, क्या आपको कैसा लगता है कि आपने जो थीम उठाई अपने नॉवल के लिए वो इतनी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं थी. ठीक है, वो कहते हैं कि जो नॉवेल्स आपने जो लॉजिक उठाया अपने नॉवल के लिए वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने आपकी नॉवल को इतना पसंद किया. तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा कि आपने जो टॉपिक उठाया नॉवल लिखने के लिए वो थोड़ा डिफरेंट था, अनयूजुअल था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने आपकी नॉवल को इतना पसंद किया? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती कि लोगों को ये नॉवल पसंद कैसे आ गई? तो अम्बर्टो ने बोला कि नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड. ही सेज, मैं कंफ्यूज नहीं होता, वो लोग कंफ्यूज होते हैं जो ऐसा सोचते हैं. ही सेज, और कभी कभी पब्लिशर्स भी कि ऐसी नॉवल लोग कैसे पढ़ेंगे. ही सेज, एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. क्योंकि लोगों ने ना ये चीज मान ली है कि जो इंसान पढ़ रहा है ना वो ट्रैश पढ़ेगा, वो टिपिकली वही वाली चीजें पढ़ेगा. ये देखो, ये मैं क्या ही बोलूं मयंक तुम्हारे बारे में. तो बड़ी देर से तुम एक बच्चे को परेशान कर रहे थे. यू वर कॉन्स्टेंटली nagging a girl in the class and now you're like, sorry ma'am, think before you do things. ठीक है, तो यहां पर वो कहते हैं, and I want the BM to please block Mayank for at least a month. He should not be allowed to chat. तो ये सेज बिकॉज लोगों का ना एक स्टीरियोटाइप बन गया है सोसाइटी के अंदर. दे बिलीव कि जो नॉवल इंसान पढ़ रहा है ना वो ट्रैश पढ़ेगा, और उसे वो क्लीशे स्टोरीज चाहिए. ठीक है, उसको वही स्टोरीज चाहिए, टिपिकल स्टोरीज, जिसमें गर्ल एंड बॉयज देयर, एक लड़की को लड़का पसंद आ जाता है एंड ऑल दोट स्टफ. ही सेज यही सारी स्टोरीज चाहिए उन्हें लोगों को, एंड पीपल डू नॉट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. ही सेज, लेकिन ऐसा नहीं है. वो कहते हैं, कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट. The Name of Rose sold between 10 to 15 million copies.
ये नॉवल की सेलिंग रेट था. सो इन अ वे ही सेज अगर मैं देखूं तो मैं अभी भी एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोगों तक ही पहुंचा. बट एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस. इसी जगह 10 से 15 मिलियन लोग, ठीक है, ये इतने लोग जिनसे मैं मिला, ये वो लोग थे जिन्हें बेसिक नॉवेल्स नहीं अच्छी लगती, ठीक है, जिन्हें बेसिक नॉवेल्स नहीं पढ़नी, जिन्हें कुछ चाहिए, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगा. और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoyed it. I need it. But not all day. He says कि मैं भी कुछ ऐसे थ्रिलिंग शोज देखता हूँ. That does not mean कि मुझे भी वो सारी चीजें पूरे दिन चाहिए. He says no, I don't want all those things for the entire day. I want those things to be there. वो चीजें हो. Because he says कभी कभी ना इंसान को चैलेंजिंग चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. Challenge thrills human. चैलेंजेस जो है ना वो इंसान को थ्रिल करते हैं, इंसान को ना उस चीज को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगाते हैं. Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history? तो उन्होंने बोला कि क्या आपको लगता है कि जो नॉवल आपकी इतनी सक्सेसफुल हो गई वो इसीलिए हुई क्योंकि आपकी नॉवल में मेडिवल हिस्ट्री की बात की गई है? तो मॉर्टो ने बोला यस दैट्स पॉसिबल बिकॉज लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी. मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ बिकॉज ये स्टोरी में बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन. इस चीज में बहुत कहानियां सुनाता हूँ. मेरे अमेरिकन पब्लिशर ने बोला था कि शी लव्ड माई बुक बट उन्हें लगा था कि मेरी बुक की 3000 कॉपीज से ऊपर नहीं बिकेंगी क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसी स्टडीज के बारे में नहीं, मतलब ऐसी नॉवल नहीं देखी थी. सो इट सेज मुझे बस 3000 कॉपीज का एडवांस दिया गया था, लेकिन जब बुक बिकनी शुरू हुई तो मैं ऑलरेडी 2 से 3 मिलियन तो यूएस में ही बेच चुका था. तो इट इज नॉट ऑलवेज कि आप चीजों को जैसे समझते हो वो वैसी ही हो. समटाइम्स पीपल एक्चुअली वांट समथिंग डिफरेंट. व्हेन दे गेट समथिंग डिफरेंट दे टेंड टू एंजॉय इट. और तब लोग उसको एंजॉय करते हैं. अब वो कहते हैं a lot of books have been written about medieval past for before mine. मेरी किताब से पहले भी लोगों ने इस टॉपिक पर और किताबें लिखी हैं. I think the success of my book is the mystery. वो कहते हैं मुझे लगता है कि मेरी किताब ही क्यों सक्सेसफुल हुई वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है. Nobody can predict it कि कौन सी किताब कब फेमस हो जाए, कोई इंसान कब फेमस हो जाए. Nobody knows. किसको पता था कि वो माउस कलर इतना फेमस हो जाएगा, किसको पता था कि लड्डू पीला कलर इतना फेमस हो जाएगा कि और कलेजी पीला कलेजी नीला पता नहीं क्या क्या हो गया जिंदगी में हमारी. I think if I had written the name of Rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. He says मतलब it is the timing. तो it says आपको ना अपनी जिंदगी की टाइमिंग को भी ट्रस्ट करना पड़ता है कभी कभी. You need to trust the timing of things that take place in your life. Why it worked at that time is still a mystery. He says मुझे भी नहीं पता कि मेरी किताब क्यों फेमस हुई, but yes, the things actually happened and the way it has to be. And with this, we are at the end of the chapter, the interview. Now do let me know if you guys have understood everything. अब सबको समझ में आ गया तो बता दीजिए. कलेजी पिंक कलर था वो. बताओ. हाँ ब्लैक कलर. वाओ 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 वाओ. बस करो. Done with the wow wow thing. Okay, so we are done with all the questions. Now we are going to do the questions from the chapter, from the second part. हम बर्टो इको वाले पार्ट से क्वेश्चन शुरू करेंगे लेकिन डाउट्स देखेंगे पहले. बेटा मिडीवियल हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडीवियल और आपका तीसरा पार्ट आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री. तो मिडीवियल हिस्ट्री हो गया बीच वाला हिस्ट्री, यानी अगर मैं बात करूं आपका 9th सेंचुरी से लेकर बच्चे 9th सेंचुरी से लेकर आपका 15th सेंचुरी तक, जो 15th नहीं 16th सेंचुरी तक जो भी टाइम रहा है, 16 यानी 1500 1700 फिर तक तो 17th सेंचुरी तक बेटा जो भी टाइम रहा है ये सारा का सारा मिडीवल हिस्ट्री का टाइम था. इस टाइम पे उठाए गए टॉपिक्स. बच्चे सिमोटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ द साइन लैंग्वेज. बेटा मेरे से पूछो डाउट मैंने आंसर करने होते हैं. बेटा मेटाफिजिक्स, आई नीड टू एक्चुअली गो इन डिटेल ऑफ द वर्ड मेटाफिजिक्स. बेसिकली ये एक ब्रांच है मेटाफिजिक्स, जैसे क्वांटम फिजिक्स है वैसे कोई स्टडी है ये फिजिक्स की जिसको ये डील करती है. स्टफ ऑन का मतलब क्या है? स्टफ बेटा मतलब राइटिंग्स ऑन. यहां पर
नहीं बेटा अलीशा, मैं किसी के बोलने से माफ नहीं करूंगी। स्पेक्टैकुलरली मतलब बहुत ही ग्रेटली। काफी कंट्रास्ट दिखाया गया है, जहां एक तरफ इंटरव्यू के बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा सिविलाइज इंटरव्यू दिखाया गया है। अगर बोर्ड में दोनों में कंट्रास्ट शो करने के लिए आए और पूछे कि क्या इंटरव्यू पॉजिटिव एस्पेक्ट रखता है या नेगेटिव, सो व्हाट शुड वी गो विद? बेटा इन द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा शिल्पी, ये सब क्वेश्चन पढ़ेंगे शिल्पी का, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है शिल्पी ने। ऐसे केस में बच्चे आप लोग दोनों पार्ट्स के बारे में बताओगे कि जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, वैसे ही जिंदगी की दो साइड्स होती हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। पॉजिटिव के बिना नेगेटिव, नेगेटिव के बिना पॉजिटिव नहीं चलता। तो जहां पे फर्स्ट पार्ट में नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया गया है आपके इंटरव्यू को, सेकंड साइड में दिखाया गया है कि पॉजिटिव इंटरव्यू किस तरीके का होता है। तो आप ये बता सकते हो कि अगर इंटरव्यू सही इंटेंशन से, सही तरीके से किया जाए तो interview is not a good bad thing, it is a very good thing, it will help you know different things about the others, but in this particular time हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इंटरव्यू को बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, and when interviews are interpreted in a very wrong way, चीजें हमारे यहाँ से गलती और चीजें हमारे यहाँ से खराब होनी शुरू हो जाती हैं। फ्रस्ट्रेशन बेटा, झिल्लाहट होना अंदर से। A bird of the same feather are like each other, क्या करना था इसमें? डिपार्चर मतलब बचे जाना। बेटा किस चैप्टर के सबसे ज्यादा सवाल आते हैं ये तो बेटा हमें भी नहीं पता। बोर्ड का पेपर जब बनाया जाता है वो तभी देखा जाता है कि किस चैप्टर को कितनी वेटेज देनी है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन से चैप्टर में से सवाल आएगा, कौन से में से नहीं आएगा। ये प्लान करके चलना कि बेटा पेपर पूरा बराबर तरीके से बनाया जाता है। सीबीएसई कभी भी किसी भी चीज में कोई कमी पेशी नहीं करता। चलिए, तो करेक्ट आंसर बचे यहाँ पर इटली है, क्योंकि पूरी स्टोरी में वो इटली की ही बात कर रहे थे। तो अगर आपको नहीं भी पता तो आप लोग आराम से वो लगा सकते हो अनुमान। 83% बचे। शौर्य, पंखुड़ी, सोनित, आर्यन, हर्षित। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का जवाब सही होगा। अगला सवाल है विच कंट्री डज, ये तो हो गया, क्या कर दिया ये तो सवाल ही छोड़ दो, सवाल ही गलत है। ये बताओ, Who is Umberto Eco? A novelist, politician, a journalist या प्रोटैगनिस्ट? बेटा प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, और यहां पर वो उनको रियल लाइफ में पूछ रहे हैं कि वो क्या थे। तो सही सवाल का जवाब है बच्चे, वो एक नॉवेलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। 77% बच्चे अनवी, हर्षित, समीक्षा, सोनित एंड पंखुड़ी। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। इसमें से कुछ क्वेश्चन बच्चे मैं आपको होमवर्क दे रही हूं। व्हाट नेम डजंट यूटिलाइज स्पेयर टाइम, इसमें ना ये वर्ड हटाकर ये आंसर देना आप लोग होमवर्क में। ये बताओ, What kind of novel was the नेम ऑफ रोज? नेम ऑफ रोज कैसी नॉवल थी? सीरियस, पैट्रियोटिक, रोमांटिक या फिक्शन?
बेटा फिक्शन का मतलब होता है आपकी इमेजिनरी स्टोरीज। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो एक सीरियस नॉवल थी, ऑप्शन ए। 23% बच्चे। रोमांटिक कहाँ थी? अन्वी, शौर्य, सत्यम, मिस वंदना, नितिन। उसने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपकी जो नॉवल है वो एक बहुत सीरियस नॉवल है। क्या करते हो भाई? ये बताओ, विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू अम्बर्टो इको's नॉवल डील विद? स्टोन एज, एंशिएंट हिस्ट्री, आइस एज या मिडीवल हिस्ट्री? कौन से पार्ट ऑफ हिस्ट्री से इनकी नॉवल डील करती थी? स्टोन एज, एंशिएंट हिस्ट्री, आइस एज या मिडीवल हिस्ट्री? इसके बाद एक लास्ट और क्वेश्चन बचेगा, छुट्टी करेंगे। थैंक यू बेटा नितिन। आंसर बताओ। वेरी गुड। उनकी जो हिस्ट्री डील करते थे वो डील करते थे मिडीवल हिस्ट्री के अंदर। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब था। देखते हैं 83%। वेरी गुड। शौर्य, सोनित, गरिमा, हर्षित, तन्वी, ऑप्शन डी। आखिरी सवाल ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। Why do Rudyard Kipling and his wife express about the interviews? उनका क्या कहना था इंटरव्यूज के बारे में? इंटरव्यूज पथेटिक है, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, इट इज एन ऑफेंस क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट द पर्सन, या इट इज अ वे टू अर्न मनी। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को आंसर देना है, इसके बाद छुट्टी है। बेटा पोल नहीं आ रहा तो एक बार रीस्टार्ट करके देख लो। चलो आखिरी सवाल, इसके बाद छुट्टी। तो बच्चे उनका कहना ये था कि ये क्राइम है, इट इज एन असॉल्ट अगेंस्ट द पर्सन, और ये असॉल्ट किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और इस असॉल्ट की प्रॉपर पनिशमेंट जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। आइए देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही जवाब दिया। 68% बच्चों ने सही जवाब दिया है। हर्ष, सत्यम, गरिमा, उत्कर्ष एंड फैज। तो अब देखते हैं हमारा लीडर बोर्ड। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। कौर, परनीत सबसे ऊपर, नेहा, गौरव, इशिका, शौर्य, आर्या, अन्वी, कनिष्का, नितिन एंड हर्ष। आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही जवाब था। और इसी के साथ बच्चे हमारी आज की क्लास हो जाती है यहीं पर खत्म। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आप लोगों के नोट्स बच्चे और जितने भी डीपीपीज हैं वो सब मैं अपलोड करवा दूंगी। प्रोबेबली इस वीकेंड के एंड तक आप लोगों के पास सब कुछ आ जाएगा, नोट्स एंड डीपीपीज। तो आप लोग उन सबको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चे आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन सैटरडे। तब तक के लिए आप कई बच्चे पूछते थे कि मैम क्या कराओगे, तो बच्चे अगली क्लास में हम लोग रोड साइड स्टैंड ही करने वाले हैं। वी विल डू दैट पर्टिकुलर पोम इन द नेक्स्ट क्लास। इसके बाद पोम भी खत्म हो जाती है, 3 चैप्टर्स बचेंगे, वो करेंगे धीरे धीरे करके। इसी के साथ बच्चे क्लास हो रही है खत्म, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सब बच्चे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। गुड बाय एवरीवन, कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडिंग, एंजॉय करो। बेटा मयंक माफ किया, जा बेटा मयंक, जी ले अपनी जिंदगी, हरकतें मत करना बस।